नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जाने क्या होगा बाबा रे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बाबा और फव्वारा के दावे पर कानूनी बहस जारी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में हुए सर्वे को खारिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहस के लिए नई अदालत तय की है। पहले यह मामला वाराणसी के सिविल कोर्ट में चल रहा था, अब वाराणसी के जिला कोर्ट में चलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को जो अंतरिम फैसला दिया था वो अब 8 हफ्ते और लागू रहेगा। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, यानी नमाज जारी रहेगी। शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाएगा। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको समझिए। इस फैसले के मुताबिक वाराणसी जिला कोर्ट में ही आगे की केस की सुनवाई होगी। 8 हफ्ते तक लागू रहेगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 17 मई का आदेश, जिसमें एक तरफ नमाज की भी इजाजत दी गई है, दूसरी तरफ उस जगह को भी सुरक्षित रखा गया है, लेकिन तीसरी तरफ आज यह भी कहा गया कि वजू के लिए भी वहां पर इंतजाम कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला और उसी के जरिए अब पूरी तस्वीर आगे बढ़ेगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु जैन साहब जो कि वकील थे, आज सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने पूरे मामले को रखा है, यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, वकील जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मुजीबुर रहमान वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीमुल हाफिज साहब नेता AIMM के हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए विष्णु जैन जी, आज सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उसको किस तरह से समझे? उन्होंने कहा है कि हम नहीं, वाराणसी कोर्ट ही सुनवाई करेगा। क्या कुछ हुआ, अगर आप क्रक्स हमें बताएं सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम पक्ष जो कमीशन अपॉइंटमेंट का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आया था, उसके प्रति हमारे जितने सीनियर्स हैं उनका ऑब्जेक्शन था, ये कहते हुए कि ये मामला ट्रायल कोर्ट के अधीन है और ट्रायल कोर्ट इसको डिसाइड करे। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी हैं वो अब इसको डिसाइड करेंगे। इससे पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी इसको सुन रहे थे, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उससे बहुत आसानी भी होगी इस मैटर में, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट जज जो भी व्यू लेते हैं किसी भी पार्टी के पक्ष में, उसके अगेंस्ट फर्स्ट अपील हाईकोर्ट जाएगी और सेकंड अपील और उसके बाद SLP सुप्रीम कोर्ट आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, एक टायर कट जाता है। जो सिविल जज से पहले क्या होता, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अपील जाती, डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो 4 लेयर सिस्टम हो जाता, जो अब 3 लेयर सिस्टम हो गया है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एरिया सील किया गया 17 मई के ऑर्डर से, जहां पे हम कहते हैं वो शिवलिंग है, वो सील वैसे ही रहेगा। तीसरी बात, जो वजू का उनका अरेंजमेंट है उसके लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि उनकी जो एप्लीकेशन है 7/11 की, कि हमारा सूट नहीं चल सकता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब वाराणसी प्रायोरिटी पे डिसाइड करेंगे। ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने क्रक्स में कही हैं। हाँ। और मुझे लगता है बहुत बैलेंस्ड ऑर्डर है और हम अपनी सारी बातें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने रखेंगे। तो आपको लग रहा है ये फेवरेबल हो गया हिंदू पक्ष के लिए? देखिए, मुस्लिम पक्ष अभी तक चाह रहा था जी कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में आप लोग तो यही चाह रहे थे, वो ही गए थे ना, इसके खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तो आप ये हिंदू पक्ष के फेवरेबल आप मान रहे हैं? जी बिल्कुल, हम तो हमेशा से चाहते थे कि इन सारी चीजों का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में हो, चाहे सिविल जज के सामने हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी से हो, और हर मामले में एविडेंस लीड की जाए, उसका ट्रायल किया जाए। वो चाहते थे कि नहीं, केस आगे ना बढ़े। अब ये सारे मुद्दे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी साहब सुनेंगे और अपना फैसला देंगे। संविधान की कॉपी आपने रखी हुई है मुजीबुर रहमान जी, ये जो आज कोर्ट में फैसला है इसको आप सम्मान करते हैं? क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी कोर्ट को तो मुस्लिम पक्ष ने कह दिया था कि गैर संवैधानिक सर्वे का ऑर्डर दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे नहीं माना। उन्होंने कहा कि भाई उनका आप अनुभव देखिए, हम उनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मिस्टर रहमान, नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का कमेंट नहीं है और ना सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने वो ट्रांसफर किया है एक डिस्ट्रिक्ट जज को, और इस कमेंट के साथ कि इसकी सबसे पहले इसकी मेंटेनेबिलिटी चेक की जाएगी। सूट की जो सूट फाइल हुआ है, हाँ। इसकी फर्स्ट थिंग इज टू चेक द मेंटेनेबिलिटी, ये चेक की जाएगी। और उसके बाद अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज को लगता है कि ये सूट मेंटेनेबल ही नहीं है एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, तो वो चाहे तो उसको डिसमिस कर सकते हैं। पहली चीज ये चीज है, इसीलिए वो ट्रांसफर की गई है डिस्ट्रिक्ट जज को, वो सारी जो पिटीशन है। ये मेन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शब्द यूज किया प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी बेसिस का ये मतलब नहीं होता कि सबसे पहले वो देखी जाएगी। और एनीवेज अगर इनका ये इंटरप्रिटेशन भी है, तो जो हमारा पक्ष है कि धार्मिक स्वरूप भी उस जगह का देखा जाएगा, वो दोनों इंटरमिक्स क्वेश्चंस हैं जो मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट में साथ में डिसाइड होंगे। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सूट आगे नहीं चल सकता है, सेक्शन 9 ऑफ CPC से बार्ड है, और हम कह रहे हैं कि नहीं सूट चल सकता है, धार्मिक स्वरूप देखा जाएगा, तो ये दोनों बातें अब डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने बहस की जाएगी।
अगर ये इनको ऐसा लगता है कि ये पहले डिसाइड होगा तो इनके इंटरप्रिटेशन से ही चलते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है धार्मिक स्वरूप और केस चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ये दोनों मुद्दे अब डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने हैं। आज जो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर 700 के आसपास लोग नमाजी पहुंच गए थे, इसको किस तरह से देखते हैं आप मुजीबुर रहमान साहब? क्या ये प्रेशर बना? क्योंकि जितने भी लोग वहां थे वो कह रहे थे कि हर जुम्मे पर इतनी भीड़ नहीं पहुंचती है, ये क्या था, किस तरह का असर? नहीं, हर जुम्मे को इतने लोग होते हैं, तकरीबन 500 से 700 लोग, बल्कि इस बार तो वो लोगों को मना कर रहे थे कि अब मस्जिद फुल हो गई है, अब और लोग ना आए। वो पुलिस भी अनाउंस करवा रही थी। तो मैं कह रही हूँ कि इतने लोग नहीं होते थे कि अनाउंसमेंट करना पड़े। वरना पहले क्या होता था, पहले कोई नोटिस नहीं करता था, वो बाहर भी आ जाते थे पढ़ते पढ़ते, जब अंदर फिल हो जाती थी तो ऐसा कुछ नहीं था। और अक्सर जुम्मे के दिन अक्सर बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं जो बाकी वक्त नहीं पढ़ते, तो मस्जिद भर जाती है। अश्विनी उपाध्याय जी, आगे क्या होगा? कोर्ट ने कहा है, वाराणसी कोर्ट सुनेगा मामले को, लेकिन बात वहीं पर जाकर अटकती है जो मैं 2 दिन से आपसे पूछ रही हूँ। आपने चैलेंज जरूर किया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को, लेकिन अभी वही मान्य है इस देश में। तो ऐसे में जो ये शिवलिंग और शिवलिंग के लिए मंदिर की बात हो रही है, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? उसका रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, पहली बात तो मैं विष्णु और विष्णु के पिताजी हरिशंकर जैन जी को बधाई देता हूं। ये लोग कई दिन से सोए नहीं है, नॉन स्टॉप काम पे लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि जो लगातार दलीलें दी जा रही हैं कानून की, इसकी उसकी, पहले एक हफ्ते से लगातार 1991 का कानून, 1991 कानून की चर्चा हो रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कह दिया ये कन्वर्जन को रोकता है, ट्रायल को नहीं रोकता। जब तक टेस्ट नहीं होगा कि 1947 में वहां पे मंदिर था या मस्जिद, तब तक बात बनेगी कैसे? वो तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल करेगी कि वहां का रिलीजियस कैरेक्टर क्या था। कन्वर्जन रोकता है लेकिन कैरेक्टर थोड़ी रोकता है। तो आप स्वाभाविक सी बात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल चलेगा, गवाहों के बयान होंगे, सबूत देखा जाएगा, जो जो कुछ वीडियोग्राफी में आया उसकी चर्चा लेकिन होगी। 47 के बाद से तो नमाजी पढ़ी जा रही है ना वहां पे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। विष्णु जैन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब से शिवलिंग मिल गया अंजना जी, और ये बात मैं बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रखना चाहता हूं, जब से शिवलिंग मिल गया है उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का हो आप गया। तो शिवलिंग का दावा ही कह सकते हैं ना? आप दावा है तो उस दावे दिखाइए को, विष्णु जैन जी को। उस दावे को हम प्रूव करने के लिए तो ट्रायल में गए हैं। हाँ। हमारा ये कहना नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। हम चाहते हैं ये जो क्वेश्चन है ये थ्रैश आउट हो जाए। और वो थ्रैश आउट कैसे होगा? वो ट्रायल के थ्रू थ्रैश आउट होगा। जो मुस्लिम पक्ष है वो क्या कह रहा है कि थ्रैश आउट ही ना हो, आप सोचिए भी मत, वो शिवलिंग है, वो फव्वारा है, हमने कह दिया सो मान लीजिए, कोई केस नहीं चलेगा। आज जो जितनी बहस हो रही है अंजना जी, उसका क्रक्स क्या है कि वो कह रहे हैं केस ना चले। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, तो उसका अंतोगत्वा असर क्या होगा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट से ये होगा कि जो हम ट्रायल कर रहे हैं आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो आवाज बंद हो जाएगी, वो केस आगे नहीं चल सकता है। हम क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत जरूरी है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, केस चले। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप दोनों पक्षों की बात सुनिए। अगर वो कह रहे केस नहीं चल सकता है तो उसको भी सुनिए। हम कह रहे केस। इस मामले में तो मिस्टर मुजीबुर रहमान एक बहुत बड़ा झटका है ना, क्योंकि आप लोग ये मांग कर रहे थे कि जो वाराणसी कोर्ट का रोल था वो सस्पेक्ट है, आप उसकी भूमिका पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन वाराणसी कोर्ट पर, ट्रायल कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा जताया है। Correct. और कहा वही रास्ता है। ये तो झटका है। सबसे पहले जज सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया है केस को डिस्ट्रिक्ट जज के पास, पहली चीज। और अभी विष्णु जैन ने भी खुद ये बात कही, ट्रांसफर किया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जज की कैपेबिलिटी पे, उनकी इंटेग्रिटी पे, उनकी विश्वसनीयता पे सवाल नहीं कर रहे हैं। 24 साल का अनुभव है। अनुभव उन्होंने कहा कि और ये सेंसिटिव मैटर है, सारे लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर इसको देखे। और साथ में साथ ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी की कैपेबिलिटी पे, इंटेग्रिटी पे, ऑनेस्टी पे, उनके इंटेंशंस पे डाउट नहीं कर रहे हैं। पर क्योंकि धर्म समाज लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए हम चाहते हैं एक सीजन जुडिशियल ऑफिसर को डिसाइड करे, और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट जज को भेजा, जिसका हम वेलकम कर रहे हैं। हमें तो कोई भी जज डिसाइड करे, चाहे वो राम मंदिर का केस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो, हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी जज हमारा केस डिसाइड करे, हम उसको चूज करने नहीं जाते। बेंच हंटिंग का काम कभी भी हिंदू पक्ष ने नहीं किया है, ना किसी जज पे आज तक अंजना जी कोई एस्पर्शंस कास्ट किए। ये इनका काम है, ये इनका काम। एक छोटा सा जवाब फिर अन्य मेहमान के पास जाओ। नहीं, अभी खुद ही विष्णु जी ने ये बात कही थी कि जो प्रायोरिटी नहीं होती है, ये नहीं कहा है कि प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ये चेक किया जाए कि वो मेंटेनेबल है कि नहीं है केस। कोई भी केस जब फाइल होता है तो सबसे पहले उसकी मेंटेनेबिलिटी ही चेक करता है कोर्ट, बाकी फैक्ट्स उसके अंदर क्या है वो बाद में देखे जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे चेक करें। द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द कोर्ट यही होती है कि वो जाकर के चेक करे कि केस मेंटेनेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले जब ये ऑर्डर आएगा कि केस सबसे इम्पोर्टेंट बात करने दीजिए। वैसे तो मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, वैसे तो एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ये जो आज सुप्रीम कोर्ट और वकीलों के बीच में डायलॉग हुआ है,
वो एक सेपरेट बात है। पर मैं ये कहना चाहता हूं जो हमारा आर्गुमेंट था यही था कि उस जगह का धार्मिक स्वरूप क्या है वो डिसाइड हो। तो जब मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी साहब ये बहस कर रहे थे कि नहीं उस जगह का धार्मिक स्वरूप जो भी हो आप उसको देख ही नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही टिप्पणी की कि नहीं जो भी धार्मिक स्वरूप है वो देखा जाएगा और उसके बाद ही हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। आप अगर कहेंगे कि इस केस को चलाया ही ना दिया जाए, ये टिप्पणी हम नहीं कर सकते, ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब का काम है। चलिए, और अंजना जी एक बात और जो इन्होंने कहा, आज इनका क्या कहना था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो इनको दूसरा झटका लगा है, मैं वो वर्ड यूज करना चाहता हूं। इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वजू वही होना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं वो एरिया सील रहेगा और वो एरिया तब तक सील रहेगा जब तक आप मेंटेनेबिलिटी नहीं डिसाइड कर देते हैं। इनकी डिमांड थी। पर आगे क्या होगा विष्णु जी? देखिए सील्ड तो है एरिया जी, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 तो आड़े आएगा। आप कैरेक्टर कैसे चेंज करेंगे? हिसाब से आड़े नहीं क्या आएगा। सोचा हुआ है? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपके सामने कह रहा हूं, एडवोकेट कमिश्नर साहब की रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमको मंडे को मिल जाएगी। उसके जितने कंटेंट से हम डिस्ट्रिक्ट जज के सामने रखेंगे कि इसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है, इसके अलावा जो वहां पे विभिन्न देवी देवताओं के चिन्ह मिले, गुंबद के ऊपर गुंबद मिला है, हिंदू देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां मिली हैं, इसके अलावा जो नीचे तहखाना जा रहा है, जो शिवलिंग मिला है, हर एक चीज इंगित करती है अंजना जी की वो एक भव्य हिंदू मंदिर था। और एक बात और कहना चाहता हूँ, एक मिनट, एक बात, नहीं क्या और है, अब तो शिवलिंग मिल गया है, ऐसा कौन सा मंदिर है अंजना जी जिसके अंदर शिवलिंग हो? और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मस्जिद, सर एक मिनट में आपको वो चलेगा तो क्या था इतिहास में 300 साल पहले, वो नहीं आपको केस के बारे में नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, दीन मोहम्मद के केस में अंजना वो चलेगा था नहीं चलेगा। अच्छा मैं बोलूं, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कैन नॉट बी रेमेडिड, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बाबरी मस्जिद के ऑर्डर जजमेंट में। दीन मोहम्मद के केस में 15 हिंदुओं ने गवाही दी थी, जिसमें कहा था कि वहां पे हिंदू पूजा कर रहा है, वहां पे श्रृंगार गौरी और सारी देवी देवताओं की पूजा हो रही है। वो गवाही अनचैलेंज रही है और वो 1942 तक रही है। मैं एकदम आम आदमी की भाषा में एक सवाल आपसे पूछूं विष्णु जी, इसके बाद आ रही हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी को दिखाई। सुधांशु त्रिवेदी जी, अनुराग भदौरिया जी, मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। एक सवाल सुनिए, एक सेकंड सर। अगर किसी की मामूली चीज भी चोरी हो जाती है और वो चीज बरामद होती है, वापस उस व्यक्ति को सौंपने के पहले एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। एग्जैक्टली। तो मैं वही समझ रही हूँ, समझना चाहती हूँ। एक तो अभी ये साबित होना है कि वो शिवलिंगी है, ये दावा कर रहे हैं फव्वारा है, ये कैसे होगा? क्या एएसआई की एंट्री होगी? क्या वो परखेंगे कि है नहीं है, कितना पुराना है, कैसे होगा? ये प्रक्रिया क्या होगी? ये प्रक्रिया देखिए, हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन मूव कर दी, एप्लीकेशन नंबर है 82 गा, और हमने यही कहा है कि जो वजू खाने के नीचे दीवार जा रही है जिसमें आर्टिफिशियल वॉल्स, उसको खोल दें। ये कह रहे हैं फाउंटेन है तो दिखा देना भैया फाउंटेन है, हम चुप हो जाएंगे। और अगर हम कह रहे हैं शिवलिंग है तो उसका लेंथ और ब्रेथ और सारी चीजें नाप ली जाए। पर इनका क्या कहना है, ये नापा ही नहीं जाएगा, ये देखा ही नहीं जाएगा, हमने कह दिया फाउंटेन है तो आप चुप हो जाइए। ये चीज एक हेल्दी डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती और इसीलिए ये सारी एप्लीकेशन सब डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी डिसाइड करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, थोड़ा सा पॉलिटिकल बातों पर अब आते हैं। एक बार तस्वीरें दिखाइए। आज उसी जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज होगी और जुम्मे की नमाज पर काफी लोग पहुंच गए थे, यहां तक कि अनाउंसमेंट करना पड़ा था। कई लोग मानते हैं कि सामान्य रूप था, कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा असामान्य है। माइक पर अनाउंसमेंट करना पड़ा कि अब इससे ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते हैं और फिर लोगों को धीरे धीरे वहां से हटाया गया। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इस तरह के मुद्दे उठने से देश में जो मुसलमान है वो अलग थलग अपने आप को पा रहा है, इसीलिए ऐसा एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है? क्या आपकी सरकार को इस बात की चिंता है कि ऐसी परिस्थितियां जो बन रही हैं वो एक कन्फ्रंटेशन, टकराव की नौबत ना आए देश में? देखिए, जो आपने बात कही वो बहुत वाजिब है, परंतु मेरा यहां पे थोड़ा सा इसमें मतभेद है। ये जो देश में वातावरण बन रहा है वो खराब बन रहा है, मगर क्यों बन रहा है? आज मामला ये नहीं है कि मुसलमान खड़ा है और उसे तय करना कि एक तरफ मस्जिद होगी या एक तरफ मंदिर होगी। आज मुसलमान खड़ा है, उसके सामने दो विकल्प हैं। एक तरफ है मुगलिया विरासत की चादर, एक ऐतिहासिक मौका है कि उस चादर को फेंक दे और वो तय कर दे कि हमारा उस मुगलिया मतलब से कोई मतलब नहीं है, हम एक अलग थे। अरे भाई, आप तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम देश हैं आज की डेट में। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान यहां रहता, अनडिवाइडेड इंडिया तो सबसे बड़ा था। दूसरी है कि मुगलिया मानसिकता की मृग मरीचिका में पड़ा रहे, जैसा कि 75 के बाद पड़ा रहा था। और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में उनके कैबिनेट मंत्री ने कहा था, जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कोट किया था शाहबानो केस के समय, कह रहे भाई मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते, तुम कहे उनको निकालने चक्कर में पड़े रहने दो उनको। अब उनके सामने ये दो विकल्प हैं, ये मैं सैद्धांतिक बात कह रहा हूं। अब आइए बिल्कुल टेक्निकल बात के ऊपर। अब अगर हम बिल्कुल टेक्निकल बात कहने का प्रयास करें तो इसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा गया है। अंजना जी, वर्शिप एक्ट की हिंदी में अनुवाद क्या लिखा है? उपासना। उपासना का क्या अर्थ होता है?
ये संस्कृत के दो शब्दों से बना। उप मतलब निकट, आसन मतलब बैठना। उपासना किसी साकार चीज की होती है, क्योंकि आप किसी साकार या तो व्यक्ति या विग्रह इसी के नजदीक बैठ सकते हैं। निराकार ब्रह्म की तो सिर्फ प्रार्थना होती है, उपासना होती नहीं है। और चूंकि इस्लाम में साकार ब्रह्म का या साकार ईश्वर का कोई विधान ही नहीं है, तो वहां तो प्लेसेस ऑफ प्रेयर होती, प्लेसेस ऑफ वर्शिप होती नहीं है। नहीं तो हमारे जो विद्वान लोग बैठे बता दें, क्या इस्लाम में उपासना का कोई प्रावधान है? यदि है तो किसके निकट बैठकर उपासना होती है? इसलिए मैं मानता हूं कि अगर गंभीरता से देखा जाए तो वर्शिप का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, प्रेयर का लेना देना है। और प्रेयर का प्लेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके, सड़क से लेके, एयरपोर्ट से लेके, किसी पार्क से लेके, चलती ट्रेन के अंदर भी हो सकती है। तो इसलिए मैं मानता हूं बहुत टेक्निकली देखेंगे तो कोई लेना देना नहीं है, और व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो एक मौका है कि इतिहास को बदलिए और वास्तविकता में समाज, राष्ट्र और अपने समुदाय के लिए एक अच्छी सकारात्मक नजीर प्रस्तुत करें। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आप इसका जवाब जरूर दीजिए। वो कह रहे हैं इस देश के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो मुगलों से अपने आप को दूर कर ले। यहाँ पर आपके मुखिया तो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का क्या है, वो तो कहीं पर भी एक मूर्ति लग दे, लाल झंडा लगा दे, वहां मंदिर हो जाता है। उसका भी जवाब दूंगा जो आपने बोला लाल झंडे का। मैं इनका पहले जवाब दे दूं। इन्होंने देखो कितनी आसानी से राज सत्ता को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से निकाल के धार्मिक केंद्र पे जाके केंद्रित कर दिया। अरे प्रभु, आप धार्मिक केंद्र पे जाके केंद्रित करोगे? आप संविधान की सत्ता या धर्म की सत्ता, कौन सी सत्ता की आप बात कर रहे हैं? आप धर्म की सत्ता की बात करते हो। आप जनता के बीच में नहीं जाना चाहते, जनता के बीच में जनता की समस्या को, जनता की तकलीफ की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो संविधान का रास्ता है, उसमें आपको तकलीफ होती है। आप धर्म के रास्ते पे जाना चाहते हो, मतलब आप आस्था के नाम की राजनीति करना चाहते हो। और याद रखना, आस्था के नाम पे जो राजनीति करता है प्रभु, उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं। ये अस्तित्व खत्म हो जाएगा आपका, आप जो आस्था के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हो, आपको शायद पता है क्या, आप मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये तो बोलो। नहीं, धर्म सुन लीजिए मेरी बात। आप चाहते क्या हो? बोला था, अरे आप सुन लीजिए, धर्म और अमल का आचरण झंडे से नहीं होगा। अरे भदौरिया जी, आप चाहते क्या? धर्म का अमल का आचरण झंडे की तरह हो जाएगा, किसी झंडे से नहीं होगा। ये आपके मानवता के आचरण से होगा। ये आप लोगों की मदद, आपके अंदर एक बड़ा दिल, दयालु दिल, जिसको कहते हैं ना कि लोगों की मानवता पैदा करनी पड़ेगी। आप मानवता पैदा नहीं करना चाहते, मानवता खत्म करना चाहते, समाज के अंदर में सिर्फ नफरत का बीज बोना चाहते हैं। ये आपकी ये लोग बीजेपी वाले नहीं हैं, ये लोग दो वकील हैं यहाँ पे। विष्णु जैन साहब जो पूरे केस को परस्यू कर रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय जी पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आप लोग क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं क्या? समाधान कैसे हो, बस इतना बताइए, समाधान कैसे हो? सुन लो, अरे प्रभु सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। हाँ। देश या भारतीय जनता पार्टी के संविधान और आरएसएस के संविधान से नहीं चलेगा। अच्छा। जिस तरह का संविधान आप चलाना चाहते हैं, तो संविधान से तो चल रहे हैं सर, मुद्दों से तभी ध्यान तो कोर्ट भटकाने गए की, हैं। आप की बात करते हैं, कभी ज्ञान बात की बात सर, करेंगे, संविधान से ही तो चल रहा है, तभी तो कोर्ट गए अनुराग जी। अगर संविधान से नहीं चलना होता तो कोर्ट क्यों जाते, सड़कों पे आंदोलन करते? संविधान से चलाना है, इसलिए तो कोर्ट गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अनुराग जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जो अश्विनी जी ने आपसे सवाल पूछा कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है काशी को लेके, ये बताइए। संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा तो हमें भी पता है, इसीलिए कोर्ट गए। आप इस मुद्दे पे आपका क्या स्टैंड है, ये बताइए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं जान रहा हूँ आप कौन बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आती है बात, तो संविधान और न्यायपालिका से हिंदुस्तान चलेगा। उसी से तो चल रहा है अनुराग जी। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, सुन लीजिए, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अंजना जी, जिनकी पार्टी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई, जो आतंकवादियों को छोड़ रहे थे, जो संविधान का मर्डर कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि कार सेवकों को गोली चलवाना जरूरी था एक धर्म विशेष का भरोसा जीतने के लिए, आज वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं। जिनके लिए लैपटॉप बांटा गया, मेरी बेटी उसका कल, तो वो सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए था। जिनके मंत्री ने संविधान की ओथ नहीं ली, जो आजम खान है, जब इनके पार्टी के मंत्री थे, उन्होंने संविधान की शपथ ली, सीक्रेसी की शपथ ली। जब हाईकोर्ट में पेटिशन डाली गई, तब संविधान की शपथ ली, और आज यहाँ पे बैठकर संविधान का ज्ञान दे रहे हैं। इनसे पूछिए कि इनके पास क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या हक है संविधान की बात करने का, जब इनके खुद के कैबिनेट मंत्री संविधान की शपथ ओपनली नहीं लेते, हाईकोर्ट में पेटिशन होती तब संविधान की शपथ लेते हैं। ठीक है, अनुराग जी जवाब दीजिए। कश्मीर में
पूछो इनसे, आप बताइए, गुजरात सरकार ये तो किसने एकदम बनाई? वेल रिकॉर्डेड पूछो फैक्ट है। इनसे, सुधांशु जी भी जानते हैं कि आजम खान ने संविधान में शपथ नहीं ली थी। ठीक है, अनुराग जी का जवाब नहीं सुनते। अनुराग जी के ऊपर बात नहीं करना चाहते। विष्णु जैन जी हैं, पटिशनर हैं इस मामले में, आराम से उनको जवाब दीजिए ना। वो पूछ रहे हैं आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। नहीं, उन्होंने दो बात बोली है। और लाल उन्होंने झंडा बोला पे भी है बोलना कि था सर। नहीं, उन्होंने आतंकवादी की बात बोली, मैंने बोला कि भारतीय जनता, यही मैंने बोला ना, ये भारतीय जनता पार्टी के पीछे काम करने वाले लोग हैं। इनका सवाल देखिए, ये हमसे आता है, ये बीजेपी का सवाल पूछा, इसलिए मैंने बोला पार्टी के पीछे कैसे काम किया। हम तो ना भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, ना हमारा उसमें कोई रोल है। हम तो अपनी बात कोर्ट में लेके गए। इस देश के नागरिक होने के नाते आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप ये कह दो कि हमने आपसे सवाल पूछने, अगर हमें आपसे सवाल पूछने का हक नहीं है तो ठीक है, फिर हम नहीं पूछेंगे। अब अगर जो आदमी कोई बात करे और आप कह दो कि ये इस पार्टी से एसोसिएटेड है इसलिए बात ही ना करे, तो फिर बात कैसे होगी? सारे भी यही कह रहे हैं, लेकिन विष्णु जी कह रहे हैं कि आपकी बीजेपी के साथ एकदम साठगांठ है। ठीक है, अरे आप ही का सवाल अब पूछ लेती हूँ, अब रुक जाइए। अब कह रहे हैं कि बीजेपी से साठगांठ है आपका। अच्छा, कैसी साठगांठ है? आप सुधांशु जी से पूछिए। एक काम करो, ना आप मेरा मंदिर के पक्ष में बोलो, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं अगर एक चीज की लड़ाई लड़ रहा हूं और अगर दो लोगों की विचारधारा मिलती है तो साठगांठ कैसे हो सकती है? अगर मेरी और सुधांशु जी की आज विचारधारा मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरी और सुधांशु जी की साठगांठ है। मैं अपनी चीजों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सुधांशु जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। पर सवाल ये बनता है अंजना जी, अगर आज मैं अनुराग भदौरिया से सवाल पूछ रहा हूँ, ये तो बहुत सवाल पूछते हैं, ये शिव तांडव स्तोत्र भी सुनाते हैं। आज सुधांशु जी बैठे तो हिम्मत नहीं है शिव तांडव स्तोत्र बोलने की। अगर चाहें तो चैलेंज करें, सुधांशु जी भी उनको चैलेंज करेंगे। आज हिम्मत नहीं है। सवाल ये है कि अगर आज मैं इस देश का शहरी होने के नाते ये जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का अनुराग जी, एक सेकंड सर, अनुराग जी तो पता है ना, एक सेकंड सर, एक आज अगर मैं इस देश, एक बार ये बोल लेना, आपकी बात पूरी गई, अब इनकी जा रही है, फिर मैं आपसे अंजना जवाब जी, मैं दूंगी। कह रहा हूँ इस देश का शहरी होने के नाते, नागरिक होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है काशी मथुरा पे, ये क्लैरिफाई करें। लेकिन इससे कोर्ट के केस में क्या फर्क नहीं, पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर आज कभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की डिबेट होगी पार्लियामेंट में, तब इनका क्या स्टैंड होगा? आज उससे एग्री करेंगे कि डिसएग्री करेंगे? अगर आज जो काशी मथुरा का मुद्दा है तो उसमें ये एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? तो ये अपना स्टैंड रखे और उसके बाद ही बाइफरकेशन होगा ना अंजना जी। आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं, आप सवाल ही नहीं पूछ सकते मेरे से। भदौरिया जी, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विरोध करिए, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की बात करिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। बस हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पर आपको अभी तक तो बीजेपी ने ही नहीं कहा। एक सेकेंड, आप दोनों बड़े जाने माने वकील हैं विष्णु जी, अभी बीजेपी ने ही आपको कमिट नहीं किया है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कुछ करेंगे। क्यों सुधांशु जी, मैं सही कह रही हूँ? हम एक सेकंड, इस पर जवाब ले लेते हैं ना सुधांशु जी से। सुधांशु जी, तब तक कुछ आगे नहीं हो सकता है। देखिए अभी मामला क्या है, 5 महिलाएं गई हैं कि हमें श्रृंगार गौरी माता की पूजा करनी है, यहां पर शिवलिंग का दावा हो रहा है, लेकिन शिवलिंग स्थापित हो, मंदिर हो, ये सब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 के रहते नहीं हो सकता है ना। अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर कल को पार्लियामेंट में इस पर बहस हो, आपकी सरकार कमिट करेगी? बीजेपी कमिट कर रही है क्या इन दोनों को? देखिए, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। ऐसा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अश्विनी उपाध्याय जी यहां बैठे हैं। जब एक बार मामला सबजुडिस हो गया तो हम उस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड नहीं लेंगे। हाँ, पॉलिटिकल स्टैंड हमारा अगेंस्ट में था, हमने उसका पुरजोर विरोध किया था। जब वो आया था हमने वॉकआउट किया था, याद रखिएगा। आज की डेट में सबजुडिस है, तो इसलिए जब तक न्यायालय का उसमें निर्णय नहीं आता है, संवैधानिक दृष्टि से विषय लेना उचित है। अब दूसरा, मैं पॉलिटिकल जवाब देता हूं, पॉलिटिकल जवाब देता हूं। अरे भाई, अब देखिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों को बेहतर समझ में आता है, अन्यथा दर्शक ज्यादा चिल्लपो देख के कई बार चैनल बदल देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अपने अपने टर्न पे सब लोग बोले, संवेदनशील मुद्दा है। अब जो भदौरिया जी ने बोला, इनसे पूछा गया कि स्टैंड क्या है सपा का, मैं स्टैंड बता देता हूं। जनाब सुनिए, अखिलेश यादव जी, जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनाने की घोषणा की, भगवान परशुराम की मूर्ति चुनाव से पहले स्थापित की, चुनाव प्रचार के दौरान उनको सपने में कृष्ण भगवान दिख गए, ये तो थी लाल टोपी। और टोपी के नीचे की धार्मिक राजनीति क्या थी कि अब कहते हैं वो तो भगवान कहीं भी रख देते, हिंदू पत्थर रख देते, वहीं पे हो जाता है। ये है असलियत, यानी वो दिखाने की राजनीति थी और ये असलियत की राजनीति। और उनका ज्ञान कितना प्रखर है। भदौरिया जी, आपके नेता की प्रशंसा में कह रहा हूं, सबसे पढ़े लिखे युवा नेताओं में से एक है, विदेश से इंजीनियरिंग करके आए हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी ने मूर्ति रख दी। पहले तो उनके मन का भगवान ये है कि मूर्ति प्रकट हुई उसको रख दी कह दें, और कब? 22-23 दिसंबर 1949 की रात। मान्यवर, बीजेपी बनी 5 अप्रैल 1980, जनसंघ बना 1951।
मतलब जब भाजपा थी नहीं, भाजपा का नाम नहीं था, तब रख दिया। कम से कम इतना तो समझदारी उनको अच्छा, होनी जवाब दे चाहिए। तो उनकी वास्तविक समझ, तथ्यों की समझ और राजनीतिक समझ दोनों जनता के सामने पूरी तरीके से बेनकाब। बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। अब आप नींबू दिखा के सवाल भी पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, वो नींबू तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इतना ये महंगा है, उनके समझ में नहीं आएगी महंगाई, ना उनके वकील साहब के समझ में आएगी, ना बीजेपी प्रवक्ता के समझ में आएगी। उनके समझ में धर्म आता है क्योंकि धर्म की राजनीति करनी उनको। अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जी ने कहा कि जहां पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। क्या बुरा है? शायद आप इसी कमरे से निकलते नहीं है सुधांशु जी, जरा गांव में चल के देखिए, 90% मंदिर ऐसे ही होते हैं। बरगद के पेड़ को, बेल के पेड़ को हम शिवजी मान लेते हैं, शायद आप भूल गए हैं। तुलसी का पेड़ लगा के उसमें पत्थर रख के हम महिलाएं घर में पूजा करती हैं, उसको भगवान मान लेती हैं। आप भूल गए हो, क्योंकि आपको इसका नीम के पेड़ को हम यहाँ पे शीतला माँ और काली माँ मान के पूजा कर लेते हैं। चेचक होती है तो नीम का पेड़ तोड़ के घर में रख देते हैं, उसी को भगवान मान लेते हैं। कण कण में भगवान है, शायद आप भूल गए हो। मान लिए तो काशी को तो बोलो महाराज, क्या कहा था गीता में? क्या कहा गया? बोल लिए, नीम को मान लिए, पीपल को मान लिए, बरगद को मान लिए, काशी को क्या मानते हैं तो बताओ। नदी में देखना है तो गंगा देख लेना, अगर पर्वत को देखना है तो हिमालय देख लेना, अगर सूर्य को देखना है तो देख लेना। ये बताओ, काशी मथुरा पे बताओ, आप काशी मथुरा पे अपना स्टैंड क्लियर करो। ठीक है, सुन लीजिए बात करेंगे मुझसे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान गांव में, ज्यादातर गांव में पीपल के नीचे लोग अपनी परिक्रमा करके भगवान को मान लेते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है। मन काला है भारतीय जनता पार्टी का, मन काला है, इनका आस्था इनकी। अरे काशी मथुरा में बोल दीजिए महाराज, काशी मथुरा मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी आस्था नहीं है। आ रही हूँ सुधांशु जी। कलीमुल साहब की पार्टी के ओवैसी साहब इस वक्त पीसी कर रहे हैं, सुनिए क्या क्या। नहीं, आप नहीं कर सकते। इसका ऑब्जेक्शन अहमदी साहब ने लिया, अहमदी साहब ने लिया, और आप पढ़ लीजिए क्या कहा जजेस ने। बोले कि हम मिसाल दे रहे हैं, तो वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए अभी। लेकिन सर, आप इसको बार बार फाउंटेन है बोल के बोल रहे हैं, पर ये तो ऑब्जर्वेशन है ना कि ये शिवलिंग माना जा रहा है। नहीं, वो देखिए, जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ती उनके पास गई, उनको सुना, और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। इसीलिए सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई, और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीजों को सुनेंगे। लेकिन अब तो सर डिटरमाइन कर सकते हैं, सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने ये कहा, ऐसा नहीं, नो, और अब तो अरेंजमेंट करने के लिए भी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। क्या वो ऑर्डर का हिस्सा है आज के? नहीं, देखिए, जो जजमेंट में कहा जाएगा वही फॉलो किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल देकर कहा, अगर आप ये बोलेंगे कि मस्जिद में किसी और की निशानी मिल जाएगी तो क्या मस्जिद का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा? वही नहीं, नो, ऐसा नथिंग डूइंग। आप लोग गलत रीड कर रहे। आप किसी भी सीनियर लॉयर को बिठाकर पूछ लीजिए जो मुझसे काबिल है, वो बोलेगा कि 91 एक्ट ये कहता है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। और आप बार बार जो सर्टन की बात कर रहे हैं, वो एक मिसाल के तौर पर कहा गया, जो आज के ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं है। सर क्लियरली मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। हाँ, पढ़ के ऑर्डर बताइए। नहीं, सुनिए, नहीं, आप ऑर्डर पढ़िए। सपोज ऑर्डर पढ़, नो सपोज नथिंग, आप ऑर्डर पढ़िए। सर जस्टिस चंद्र, नहीं, आप ऑर्डर पढ़िए।
आप सुनिए, देखिए ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं, मैं आपकी बात का यकीन ही नहीं कर सकता। आप और जब आज का जज ऑर्डर पढ़िए, चलिए बताइए मेरे को उसमें क्या है। सर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को बिना सुने ही उन लोगों ने वहां पे अरेंजमेंट्स करने के लिए वो प्रोटेक्शन करने के लिए कहा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेंजमेंट्स होने चाहिए वहां पे वजू करने के लिए। हाँ, तो सुनिए, जब अहमदी साहब ने कहा कि क्यों अल्टरनेट अरेंजमेंट, तो कोर्ट ने कहा अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं। सुनिए, सुन तो लीजिए। अल्टरनेट अरेंजमेंट क्यों जब पूछा गया तो कोर्ट ने कहा कि पानी मुहैया किया जाना चाहिए। पानी कहां मिलेगा? पौंड में मिलेगा? और नहीं मिलेगा। पानी पौंड के सामने नल की टूटियां हैं, वहीं पानी मिलेगा। और पानी कहां मिलेगा? कोर्ट ने कहा कि हम अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा अभी डायरेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और उस पॉन्ड के पास वो पॉन्ड को और उस पॉन्ड में जो नल की टूटियां हैं उसको इस्तेमाल करेंगे वजू करने के लिए। लेकिन सर जो रेफरेंस किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, इस पे आपका क्या कहना सर? क्या ये जो प्लस सिंबल ज़ोरोस्ट्रियन सिंबल पाए गए रेफरेंस के तरीके से, अरे सुनिए, देखिए वो उसके लिए लंबी बहस हो जाएगी। आप मेरे को बताओ वो जो आज के ऑर्डर में कुछ है क्या वैसा, बताइए। नो, सी दीज आर एक्सचेंजेस which the judges and the lawyers will have. Are you trying to elevate it to the judgment? Don't elevate that to the judgment. But sir, there is a report which was leaked yesterday. So and yes, what did the court say on that? The report should not have been leaked, but the damage has already been done. The court has said the report should not be leaked. Now it has been gone to a district magistrate, and on priority 711 order 711 will be heard. That is the maintainability of this whole suit. पूछिए, आसान रुक जाइए। 91 के कानून की बात कर रहे हैं हर मामले में। क्या मुस्लिम पक्ष इस मसले को लेकर एक अलग से कोई मूवमेंट या कोई ऑर्गेनाइज ढंग से इसको स्थापित करने के जो भी के लिए कोई अपील दायर करेगा? क्या है, फिर से बोलिए। तो 91 का हमेशा हवाला दे रहे हैं, हर मामले में दे रहे हैं हवाला आपको भी देना चाहिए, क्यों कानून है वो। तो क्या उसको मुस्लिम पक्ष पूरे टोटालिटी में ऑल इंडिया लेवल पे कोई जाके उस कानून के लिए आप लोग कुछ करने वाले हैं कि नहीं? कानून को करने क्या, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, हमको करने की क्या जरूरत है। हम इतना ही कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह चुका कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है, तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट्स वॉक द टॉक करेंगे, बस और कुछ नहीं। हमको वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पैराग्राफ नंबर 83 में। और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब उस जजमेंट के जजेस में से हिस्सा थे। Justice Chandrachud also said. No. See, I am sorry. You are ignorant about this law. You cannot call the exchanges between the honorable judges and the lawyers as a judgment. Please don't do that. No, please don't do. No, don't do that. No, don't do it. You are completely on the wrong path. So first of all, order copy is not out. In fact, I am telling you, you will be hauled for contempt of court. Don't do it. Order copy is not out here. So, order copy is there. You see on the live law, bar and bench, it is there. Go and see it. सर सुप्रीम कोर्ट में ये तेलंगाना के मुतालिक एक इनकाउंटर हुआ था, उसके मामले में भी कुछ डेवलपमेंट आया। मैं हर एनकाउंटर के खिलाफ हूं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के जमाने में अजीज और आजम का एनकाउंटर हो, चाहे सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हो, चाहे वो नईम का एनकाउंटर हो, चाहे ये जो शमशाबाद। विष्णु जैन जी जल्दी से, वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर को जारी रखा है, कुछ भी नया नहीं हुआ है, आपके पक्ष में नहीं हुआ है, जो आप उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। देखिए अंजना जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हाँ। जब वहां पे शिवलिंग मिला था, हमने उस जगह को सील कराया था। आज मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना यह था कि जो 16 मई का ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट का, वो गलत है। आर्य रुकिए था भदौरिया जी, तो सुप्रीम भदौरिया जी प्लीज एक सेकंड सर, एक सेकंड भदौरिया जी प्लीज सर।
तो सुप्रीम कुछ कोर्ट टेक्निकल एस्पेक्ट है, दर्शक भी समझ रहे हैं। तो जो 16 मई का ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का, जिसमें उस शिवलिंग के एरिया को सील किया गया है, हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, और सुप्रीम कोर्ट का बरकरार करने का ऑर्डर है 17 मई का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो वैसे ही बरकरार रहेगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जितने पहलू कहना चाहते हैं वो आप वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने कहिए। यहां पे मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट क्या था कि नहीं, जो एरिया शिवलिंग का सील किया गया हमें उसी में वजू करने की इजाजत दी जाए। हुजैफा अहमदी साहब ने क्या आर्ग्यू किया अंजना जी? उन्होंने कहा कि वहां पे नल लगे हुए, बम्बे लगे हुए हैं, जो बीच में शिवलिंग है उसको प्रोटेक्ट कर दीजिए, बाकी पॉन्ड में हम वजू करेंगे, जिसके लिए हमने मना किया। और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना कि नहीं, जो हमारा इंटरिम अरेंजमेंट है वो वैसे ही रहेगा, आपके लिए वजू के लिए एक अरेंजमेंट किया जा रहा है, वहां पे वजू करिए, पर जहां पे शिवलिंग है वहां पे वजू नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि ये सूट नहीं चल सकता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करेगा, प्रायोरिटी पे डिसाइड करेगा। अब इनको क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बैलेंस्ड ऑर्डर पास किया है, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी चीजें हैं, वो कह रहे केस नहीं चल सकता है, आप यहीं पे निप द बड, यहीं पे आप शटअप हो जाइए। हम कह रहे हैं कि नहीं, इसका धार्मिक स्वरूप देखा जाएगा, इसमें एविडेंस है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, इसका एक हिंदू मंदिर का स्वरूप है, तो वो सारी चीजें अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करेगा। कोई ये नहीं कह रहा है कि आज फैसला हो गया, इनको भी सुना जाएगा, हमको भी सुना जाएगा। पर ये आज क्या चाहते थे कि हमको, एक मिनट सर, आप ये चाहते थे कि हमको ना सुना जाए, जो एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर है वो सेट असाइड हो जाए, वहां पे वजू की इजाजत दी जाए, दे दी जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। लेकिन क्या आकृति और उसकी जांच को लेकर कुछ कोर्ट से आज कहा गया है? देखिए, आप लोग सुप्रीम शिवलिंग का कोर्ट दावा में कर रहे मैं हैं। बताता हूँ, मैंने भी एक पढ़ा बता है, ले, वो जजमेंट मैंने भी पढ़ा है। आप थोड़ा मौजूद नहीं थे, थोड़ा सा कोर्ट मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। कोर्ट में मौजूद थे, एक बार जवाब दें, आपसे क्लैरिफिकेशन देखिए, लेंगे। आकृति या जितनी चीजें हैं वो अब डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का स्कोप बहुत लिमिटेड था कि जो 21/4/2022 का ऑर्डर है हाईकोर्ट का, वो वैलिड है कि नहीं, जिसने कमीशन अपॉइंट किया था। तो हमारे वकील साहब ने कोर्ट में यही कहा कि भाई वो तो ऑर्डर कंप्लाई हो चुका है, कमीशन बैठ चुका है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, तो इसीलिए सारे मामले में फेयर तरह से आगे बढ़े और सारी चीजों को, सारे पक्षों को सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंसिंग ऑर्डर पास करके डिस्ट्रिक्ट जज के सामने भेज दिया, जिससे हम बहुत खुश हैं। मैं आपसे कह रहा था जी, आप सुप्रीम कोर्ट के लिए डिसाइड करने के लिए कुछ नहीं बचा है, सारा मामला रिमांड में। अगर आप गीता में जाएंगे तो गीता में साफ साफ कहा गया है, प्रभु वासुदेव जी क्या कहते हैं, अगर मुझे खोजना है तो पीपल के पेड़ में खोज लेना, अगर मुझे पर्वत में खोजना है तो हिमालय में खोज लेना, अगर आप खोजना चाहते हो नदी में तो हमें गंगा नदी में खोज लेना, हमें चंद्रमा में खोज लेना, हमें यहाँ पे सुर में खोज लेना, हम कण कण में व्याप्त हैं। तो प्रभु तो कण कण में व्याप्त हैं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहूंगा, अगर आप चाहें आस्था तो आप मन में अभी बैठे बैठे प्रभु को याद करोगे तो प्रभु आपको मिलेंगे। आप मेरे साथ बोलिए, नमामि शमीशा निर्माण रूपम शिवम बहुत सवाल पूछते हैं स्वरूपम अंजना जी, बहुत इदम सवाल निर्गुणम पूछते हैं और सारे यहाँ पे श्लोक निर्विकल्पम बताते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जरा ये बताइए, स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 6 नंबर 58 अरे प्रभु को याद करो, प्रभु आपको हर जगह मिल जाएंगे। प्रभु के लिए आप कहीं जाने को, प्रभु आपकी आत्मा में बसते हैं, यही तो सनातन धर्म है, ये आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन आप इसको मानना नहीं चाहते आत्मा परमात्मा को, यही तो हमारी खासियत है। लेकिन आप जी, अनुराग जी, सनातन धर्म को नहीं पढ़ते। लगातार मत बोलिए सर, किसी को समझ नहीं आता है, थोड़ा बाकी लोग को भी बोलने दीजिए। सुधांशु जी दीजिए जवाब। औरंगजेब को आप आतंकवादी मानते हो कि नहीं मानते? औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? ये पता नहीं कहाँ बात। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी जो लोग, देखिए, अभी जो ये ओवैसी बोल रहे थे, मैं इसका जवाब देता हूं। कह रहे हैं संविधान से, संसद से पारित है। अरे भाई, सीए भी तो संसद से पारित है, उस पर तो कहते नहीं, हम नहीं मानने को तैयार है। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया बाबरी मस्जिद पे, कहते बाबरी मस्जिद ताक़यामत रहेगी, हम नहीं मानते, हमारे दिल में बाबरी मस्जिद है। गजब है साहब, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट आप करते हैं कोर्ट को। और मैं दूसरी बात बोलता हूं, ये जितने संविधान के नंबरदार बने हुए हैं अंजना जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि इनका पूरा असली चरित्र क्या है। मैं 1 मिनट में बताना चाहता हूं। देखिए, डिस्टर्बेंस मत करिए, अपने अपने टर्न पे बोलिए। भदौरिया जी प्लीज डिस्टर्बेंस मत करिए। आप बोल चुके भाई, आपने इस तरह का मजाक बनाया। उपासना के मंत्रों को ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ बैठ के कुछ बोलने लगे। अब मैं अपनी बात, अब मैं बता, अरे मैं आपका जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं ओवैसी का जवाब दे रहा हूं, मैं ओवैसी का जवाब दे रहा हूं, आपका जवाब नहीं दे रहा हूं, इसलिए आप रुक जाइए अनुराग जी, 1 सेकंड प्लीज। अब मैं जवाब दे रहा हूं। ये जितने भी लोग, क्या तरीका है भाई? 1 सेकंड सर प्लीज। भाई, या तो इनकी आवाज बंद कर दिया करिए, सिर्फ दूसरों को डिस्टर्बेंस। जवाब दीजिए, जवाब। हाँ, आप जवाब देता हूं। देखिए, जितने लोग कह रहे हैं ना बड़े भारी संविधान के अलंबरदार, अंजना जी, ये वो लोग हैं
47 में संविधान ने सबको एक बनाया था, तो नेहरू के जमाने में कहा नहीं, हमें बराबरी संविधान की मंजूर नहीं है, हमारे लिए अलग शिक्षा होनी चाहिए, मदरसा चाहिए। उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में क्या कहा, नहीं हमें बराबरी मंजूर नहीं, हमारे लिए अलग वक्फ बोर्ड होना चाहिए। उसके बाद कहा नहीं, हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। राजीव जी के जमाने में क्या कहा, आ रहा हूं 2004 तक, चिंता मत करिए। राजीव जी के जमाने में क्या कहा, अरे सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ हो जाएगा तो हमें संविधान मंजूर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को रौंदना पड़ेगा मेरे लिए। और अब आगे 2014 में आके कहते सीए हमें मंजूर नहीं है, अब कहते हमें राम जन्मभूमि का जजमेंट मंजूर नहीं है। ये आके कहते हमें संविधान की बात, इनके लिए तो वो वाली बात होती है कि अंदर से मैलो ही हो, बाहर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौवा तनमन एक। और आकर जब ये भोले बन के कहते हैं हम संविधान की बात कर रहे हैं तो सबको समझ में आ जाता है। और ओवैसी ये क्यों नहीं बोलेंगे भाई, इनकी पार्टी तो बोल चुकी मैंने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है, तो सीधे मुगलिया मानसिकता सुधांशु जी, आप संविधान को मानते हैं, बन के बैठे हुए हैं, उनसे क्या बात करते हैं संविधान की बात? नहीं, आप मानते हैं संविधान को, चलिए हम नहीं मानते, आप मानते हैं इस संविधान को। सुधांशु जी आप मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल मानते हैं। तो आप कब मानते हैं? अब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, अब सवाल सुन लीजिए ना, आप मानते हैं हम नहीं मानते, अब सवाल सुन लीजिए। तो एक हिंदू को तो नागरिकता में, आप मत बोलिए, आपसे नहीं है, आपसे हिंदू आर्टिकल आप मुझे सवाल कर दीजिए, आप डिस्टर्ब मत करें। आपको पता है कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको पता चल गया, आप उनका डिफेंस करने आ गए, उनका वकील है क्या? अब उनका वकील है क्या? 27 पढ़ा है क्या? आपके वो आगे लेके आए, अब आप क्यों आ रहे हैं? खरीद के ला सकते और ऐसे अब ये देखिए, इसके अंदर का कंटेंट पढ़ना जरूरी है। अब ये बताइए आप, इसके अंदर का कंटेंट पढ़ना, इनसे पूछिए। लिंचिंग मत करिए यहाँ पे, लिंचिंग मत करिए, लिंचिंग नहीं करूंगा, लिंचिंग मत करिए, लिंचिंग आप चिल्लाइए मत करिए, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिए। ये संविधान दिखाने क्या हो रहा है, संविधान दिखाने क्या हो रहा है, इसके अंदर का कंटेंट पढ़ना जरूरी है। अंजना जी, संविधान देखते संविधान के अंदर का कंटेंट पढ़ना जरूरी है। संविधान देखते ही आप निकल गए। एक सेकंड मुजीबुर जी, तो आपको लग रहा है कि ये संविधान उन जजेस ने नहीं पढ़ा है जिन्होंने ऑर्डर किया? सुधांशु जी, तो इस संविधान के हिसाब से मेरा एक सवाल उनसे था, वो चल रही थी, ये संविधान नहीं पढ़ा? हम पढ़ाते हैं जजेस को हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ा है, वो भी वकालत पढ़े होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल पढ़ा होगा। और उसके अलावा हम पढ़ाते रहते हैं, रोज पढ़ाते हैं वकील उनको। मैं तो ऐसे शब्द यूज नहीं कर सकता कि हम जजेस को संविधान पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। इनकी शब्दावली हो सकती है, हमारी तो नहीं हो सकती। आप अपेंडिक्स में लॉ नहीं मेंशन करते, हमारी नहीं हो सकती। आप अपेंडिक्स में लॉ मेंशन नहीं करते क्या? सबमिशन इनके शब्दावली क्या है जी? नहीं, हम जजेस को संविधान पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं संविधान जी से। जवाब पूछ लीजिए सुधांशु जी, अब ये बता दीजिए कि आप एक हिंदू को तो नागरिकता देंगे, लेकिन सिर्फ वो मुसलमान है इसलिए उसको नागरिकता नहीं देंगे। वो संविधान के इस कॉन्सेप्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है वो बता दें, वो इस संविधान की स्पिरिट के साथ कैसे है ये बता दें आप देश को। आप सीए पे बहस करने आए थे? वही बात कर रहे हैं। कितने महान वकील हैं भैया मुजीबुर रहमान, ये कहां लिखा है हिंदू को नागरिकता देंगे? मैं चैलेंज करके पूछता हूं, कहां लिखा है हिंदू को नागरिकता? सीए का एक्ट में लिखा है ऑल रिलीजियस माइनॉरिटी, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सबको देंगे जो रिलीजियस परसिक्यूशन है इस्लामिक राष्ट्र में। अगर आप ये मानते हैं कि मुस्लिम का परसिक्यूशन है, मुस्लिम वर्ड क्यों नहीं है उसके अंदर? अब आप मुझे बोल रहे हैं, अरे भाई अब मुस्लिम को क्यों नहीं देंगे? ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा। विष्णु जी भी एक सवाल पूछिए, विष्णु जी भी कुछ बोलिए। एक सेकंड, मैं अपने भाई से एक कमेंट ले रही हूँ सर, फिर कंक्लूडिंग के बाद सुधांशु जी आपसे लूंगी। संविधान की कॉपी दिखाई, हमने नहीं दिखाई, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भैया एक मिनट बोलने तो दीजिए। हम भी बहुत प्यार करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये बता दें कि ये संविधान में कट ऑफ डेट क्या थी नागरिकता की? सेक्शन आर्टिकल 5 क्या कहता है, जरा बताएं। लाए हैं तो बताएं ना, कट ऑफ डेट क्या है यहाँ पे इंडिया में आने की, बताएं। मैं चुप हूं, मैं एकदम चुप, बताइए। अगर वो मुसलमान है तो क्या नहीं मिलेगी उसको, ये बता दीजिए। कट ऑफ डेट क्या ये बताइए। नहीं, आप मुझे बता दीजिए। 18 जुलाई 1948 ये बताइए ना, आर्टिकल 5 में क्या लिखा है? से तो औरंगजेब आक्रांता नहीं रहा, वो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ, चैनल पे सब आप भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए, एक साथ हिंदुस्तान में पैदा हुआ। चलिए जल्दी से एक लाइन से। बस आप एक काम करिए, जिन धार्मिक स्थानों का जिक्र कुरान हदीस में है उसको रख लीजिए, लेकिन जिसका जिक्र वेद, पुराण, रामायण, गीता, रामचरितमानस में है उसको अपने आप स्वेच्छा से छोड़ दीजिए। भाईचारा बढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास होगा। कोर्ट के जरिए अगर हमें लड़के मिलेगा तो कोई आपका एहसान नहीं होगा, उससे भाईचारा। सुधांशु जी आपका जवाब। बस एक लाइन में मुजीबुर रहमान जी ने कहा, देखिए मुजीबुर रहमान जी ने कहा कि हम मुसलमानों को नहीं दे रहे, हमने तो ऐसा नहीं कहा। और अगर आपको लग रहा है तो जिस समय पाकिस्तान बना था आपने कहा था पचल में हिलाल के झंडे तले दामनेर अहमद की सरजमी बन गई। एक बार कहिए कि दामनेर अहमद की सरजमी पचल में हिलाल के झंडे तले मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। हम स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। बोलिए बोलिए, क्या
क्या बोल रहे हैं? किसने कहा महफूज है? ये चाहते हैं कि किसने कहा महफूज है? भी चले आए यहाँ पे? नहीं, ये बताइए किसने कहा? किसने कहा? आप पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद और बर्मा के रोहिंग्या जो वहां से पीट के आए हैं उनको तो देंगे, श्रीलंका से पीट के आए हैं उनको तो देंगे, जो और कंट्री में मुस्लिम नहीं रहते हैं क्या? अरे भैया, चेचनिया में भी तो मुस्लिम रहते हैं, बर्मा में भी तो मुस्लिम रहते हैं। ये सुधांशु जी की बात पूरी होने दीजिए, सुधांशु जी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए सुधांशु जी। मैं एक लाइन कह दूं, अंजना जी एक लाइन सुनिए। मैं अपना डाटा नहीं कह रहा हूं, यूपीए सरकार के आखिरी समय में सरकार का ऑफिशियल डाटा है कि 1,42,000 पाकिस्तान के हिंदुओं ने और 62,000 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिखों ने नागरिकता का अप्लाई किया है। मुजीबुर रहमान साहब बता दें कितने मुसलमानों ने नागरिकता के लिए अप्लाई किया, और जिन्होंने अप्लाई किया था 530 को नागरिकता दी है पाकिस्तान के मुसलमानों को, इंक्लूडिंग अदनान सामी। आप 2000 का नाम बताइए जिन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करते नहीं हल्ला मचाने लगते हैं। बताइए संख्या कितनी है? 1,42,000 आप प्रोविजन बनाएंगे तब अप्लाई करेंगे ना। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। बताइए। चलिए, राइट टू वर्शिप एक्ट पर चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन बात सीएए तक पहुंच गई। अब मामला कोर्ट के सामने है और कोर्ट से ही फैसला निकलेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में इस मामले की सुनवाई करेगा, यानी हिंदू पक्ष से अपनी जीत बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष भी ये दावा कर रहा है कि बैलेंस फैसला है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है उस जगह को सुरक्षित रखिए, लेकिन नमाज भी होनी चाहिए और वजू का इंतजाम भी। देखते रहिए आज तक।